द डिबेट में आपका स्वागत है। बचपन से ना हमें सफलता का कह सकते हैं कि एक बहुत ही सीधा सा नियम सिखाया जाता है, भौतिकी या फिजिक्स का नियम है ना, कि इनपुट बराबर आउटपुट। हाँ, मतलब आप जितना ज्यादा बल लगाएंगे चीज उतनी ही दूर जाएगी। जीवन में इसका मतलब है कि जितनी कड़ी मेहनत उतनी बड़ी सफलता। बिल्कुल, लेकिन क्या हो अगर जो लोग शीर्ष पर बैठे हैं वो बिल्कुल भी धक्का ही ना दे रहे हो? मतलब क्या हो अगर उन्होंने सिर्फ एक बेहतर लीवर या कोई ऐसा टूल बना लिया हो जिससे उन्हें धक्का ही ना देना पड़े? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और जो दर्शक पहली बार इस वीडियो और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं उन्हें बता दें कि आज हम द फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट और उसके जो 6 लॉज ऑफ लेवरेज हैं, यानी लीवरेज के 6 नियम, उस पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। सही कहा। तो इस ब्लूप्रिंट का मूल विचार ये है कि हार्ड वर्क या कड़ी मेहनत सिर्फ एक लीनियर एक रेखिक खेल है और ये हमें उस 24 घंटे की अदृश्य समय सीमा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। हाँ, और मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि एक वर्कर या कर्मचारी की मानसिकता से निकलकर सिस्टम डिजाइनर बनने का जो ये बदलाव है, ये कोई सिर्फ मोटिवेशनल या किताबी बात नहीं है। ये आज के दौर में धन निर्माण की एक गणितीय और संरचनात्मक सच्चाई है। देखिए, मैं इसे एक अलग तरीके से देखता हूँ। अच्छा? हाँ, मुझे आपकी एक गणितीय सच्चाई वाली बात थोड़ी सी अधूरी लगती है। मतलब ये ब्लूप्रिंट कागज पर तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, जहां हर कोई अपने समय को पैसे से अनलिंक कर रहा है, अलग कर रहा है और अपना सिस्टम डिजाइन कर रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत यार थोड़ी अलग है। ये मॉडल अगर आप गहराई में जाएं तो दूसरों की रैखिक मेहनत यानी दूसरों के लीनियर लेबर पर ही टिका हुआ है। अगर हर कोई डिजाइनर बन जाएगा तो भाई वो सिस्टम काम कैसे करेगा? ये ढांचा एक व्यक्ति को 24 घंटे की कैद से तो निकालता है, लेकिन ये इस तथ्य को छिपा देता है कि वो सिस्टम किसी और के 24 घंटों को ही इस्तेमाल कर रहा है। तो आज हम इसी की व्यावहारिक सीमाओं पर बात करेंगे। चलिए इस धारणा को सीधी चुनौती देते हैं। आप कह रहे हैं कि सिस्टम डिजाइनर बनना मतलब दूसरों के समय का मोहताज होना है ना? बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो है। लेकिन ब्लूप्रिंट का पूरा आधार ही इस बात पर टिका है कि हम अपना समय बेचना बंद करें। जब आप समय बेचते हैं ना, तो आप दरअसल सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप अपने जीवन के छोटे छोटे हिस्से बेच रहे होते हैं। असली आज़ादी संपत्तियों यानी एसेट्स के निर्माण से आती है। मतलब इसे ऐसे समझिए, जैसे आप रोज नदी से पानी लाने के लिए बाल्टियां ढो रहे हैं। हाँ, बाल्टी ढोना हमारा लीनियर वर्क हो गया। एग्जैक्टली, बाल्टी ढोना आपका लीनियर वर्क है। तो ब्लूप्रिंट कहता है कि आपको बाल्टी ढोना बंद करके एक पाइपलाइन बनानी चाहिए। अब पाइपलाइन बनाने में शुरुआत में बहुत मेहनत लगेगी, हो सकता है महीनों तक आपको कोई पैसा ही ना मिले। हाँ, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। बिल्कुल होता है, लेकिन एक बार जब वो बन गए तो पानी अपने आप आएगा। मतलब आप अपने पैसे और अपने सिस्टम को एक वर्कर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, बाल्टी और पाइपलाइन की ये एनालॉजी ना सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये एक बहुत बड़े पहलू को नजरअंदाज कर देती है। वो कैसे? पाइपलाइन बनाने के लिए आपके पास पहले से कुछ संसाधन होने चाहिए ना, समय और पैसा। और उससे भी बड़ी बात, जो ब्लूप्रिंट स्केलेबल स्किल्स या लीवरेज की बात करता है, वो इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पर देखता है। अगर हर कोई अपनी बाल्टी छोड़कर बस पाइपलाइन बनाने में लग जाए तो जब तक पाइपलाइन तैयार नहीं होती तब तक समाज को पानी कौन पिलाएगा? मतलब ये ब्लूप्रिंट ये मानकर चलता है कि हमेशा कुछ लोग बाल्टी ढोने के लिए उपलब्ध रहेंगे ताकि जो डिजाइनर है वो अपना सिस्टम बना सके। मुझे लगता है कि आप इस बात को बहुत ही भौतिक या कह लें फिजिकल अर्थों में ले रहे हैं। कैसे? जब स्रोत सामग्री स्केलेबल स्किल की बात करती है तो वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हर कोई अपना मूल काम ही छोड़ दे। आइए उस डॉक्टर के उदाहरण को लेते हैं जिसकी चर्चा वीडियो में की गई है। हाँ, डॉक्टर वाला उदाहरण। एक सामान्य डॉक्टर क्लिनिक में बैठता है ना, और एक बार में एक ही मरीज को देख सकता है। उसकी आय, उसकी ऊर्जा और समय तक सीमित है। बिल्कुल। लेकिन जब वही डॉक्टर अपने चिकित्सा ज्ञान का उपयोग करके एक डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म बनाता है या कोई ऑनलाइन कोर्स बनाता है तो वो पूरा गेम बदल देता है। यहाँ मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ जादू ये नहीं है कि वो ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। जादू ये है कि उस कोर्स की 10,000वीं कॉपी डिलीवर करने का जो मार्जिनल कॉस्ट है यानी अतिरिक्त खर्च, वो बिल्कुल शून्य है, 0। उसने अपने समय और आय के बीच के संबंध को पूरी तरह से तोड़ दिया है। मैं जीरो मार्जिनल कॉस्ट के गणित को अच्छे से समझता हूं, लेकिन
लेकिन यहीं पर यह लॉजिक मुझे थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि ये डिजिटल एसेट या ऑनलाइन कोर्स का विचार तभी तक काम करता है जब तक जमीन पर असली डॉक्टर मौजूद हों जो एक एक करके मरीजों की सर्जरी करें। मतलब क्या एक सर्जन अपनी सर्जरी को स्केल कर सकता है? क्या एक नर्स की जो देखभाल है उसे आप ऑटोमेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। समाज के सबसे जरूरी काम तो रैखिक ही होते हैं ना, लीनियर होते हैं। हाँ, मैं आपकी बात जब आप कहते हैं कि लीनियर काम करना एक अदृश्य पिंजरा है, तो आप अनजाने में उन सभी जरूरी पेशों को कमतर आंक रहे हैं। अगर हर डॉक्टर सिर्फ कोर्स बनाने लगेगा तो भाई इलाज कौन करेगा? मैं समझती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन मुझे आपको एक अलग दृष्टिकोण देने दें। बताइए। ब्लूप्रिंट ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि समाज के सभी डॉक्टर सर्जरी करना बंद कर दें। ये एक मानसिक बदलाव, एक मेंटल शिफ्ट के बारे में है। ये आपको खुद को एक बॉटलनेक बनने से रोकने का तरीका सिखा रहा है। बॉटलनेक मतलब सारी चीजें आप पर ही निर्भर ना रहें। हाँ, और यहीं पर टेक्नोलॉजी लीवरेज यानी ब्लूप्रिंट का जो चौथा नियम है उसकी भूमिका आती है। एक सर्जन को अभी भी सर्जरी करनी होगी, वो उसका कोर काम है, लेकिन क्या उससे अपनी अपॉइंटमेंट बुकिंग, बिलिंग या पेशेंट का जो फॉलोअप है वो सब खुद करने की जरूरत है? नहीं, वो तो कोई और कर सकता है। बिल्कुल। इंटरनेट और ऑटोमेशन का उपयोग करके आप इन दोहराए जाने वाले जो काम हैं, रिपीटेटिव टास्क, उन्हें एक मशीन या सॉफ्टवेयर को सौंप सकते हैं जो बिना थके 24 घंटे काम करता है। आप अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं, आप तकनीक का उपयोग करके अपने सबसे कीमती एसेट, अपने समय को वापस खरीद रहे हैं ताकि आप उस समय का उपयोग अधिक सर्जरी करने या बस आराम करने में कर सकें। देखिए, तकनीक का उपयोग करके समय बचाना एक बात है और मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। सॉफ्टवेयर एक बहुत ही बेहतरीन लीवर है, लेकिन मेरी मुख्य आपत्ति तब शुरू होती है जब ब्लूप्रिंट लोगों के समय का उपयोग करने यानी पीपल लीवरेज की वकालत करता है। नियम 5। हाँ, नियम 5 स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि अकेले काम करना एक वेल्थ लीक है। मतलब ये आपको दूसरों के समय और प्रतिभा का लाभ उठाने के लिए कहता है। अब जरा सोचिए, एक फ्रीलांसर जो अपनी पूरी मेहनत खुद करता है, उसे ये ब्लूप्रिंट वेल्थ लीक कह रहा है। क्योंकि वो खुद बॉटलनेक है। लेकिन जब वो फ्रीलांसर एक एजेंसी बनाता है और 5 अन्य लोगों को काम पर रखता है, तो वो उन 5 लोगों के समय का लाभ उठा रहा है ना। क्या ये ढांचा उन 5 लोगों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग है? नहीं। हाँ, ये केवल उस एजेंसी के मालिक के लिए है। ये संरचनात्मक रूप से एक पिरामिड है यार, जहां शीर्ष पर बैठा व्यक्ति नीचे वालों की मेहनत को लिवरेज कर रहा है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्यों? आप व्यवसाय के निर्माण को एक शून्य योग खेल या कह लें जीरो सम गेम के रूप में देख रहे हैं, जहां अगर मैं जीत रही हूं तो इसका मतलब है कि कोई और हार रहा है। लेकिन व्यवसाय का मालिक होना केवल दूसरों का फायदा उठाना नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है। इकोसिस्टम, लेकिन वो टिकेगा तो लोगों पर ही। हाँ, लेकिन जब कोई व्यक्ति एक सिस्टम बनाता है तो वो केवल लोगों को काम पर नहीं रख रहा है, वो वैल्यू पैदा कर रहा है और उन लोगों के लिए स्थिरता के अवसर बना रहा है। मतलब हर व्यक्ति एक उद्यमी या एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता ना। ये तो है। हर कोई बाजार का वो भारी जोखिम नहीं लेना चाहता या क्लाइंट खोजने का जो रोज का तनाव है वो नहीं झेलना चाहता। पीपल लीवरेज का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को दबा रहे हैं या शोषण कर रहे हैं। तो फिर क्या है? इसका अर्थ ये है कि आप एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जहां लोगों की प्रतिभा, तकनीक और आपके विजन का एक साथ उपयोग हो रहा है। मालिक जोखिम लेता है, सिस्टम बनाता है और बदले में वो अपने समय को मल्टीप्लाई करता है। मुझे माफ कीजिए, लेकिन ये तर्क उस मूल समस्या को हल नहीं करता जो ब्लूप्रिंट खुद उठाता है। कौन सी समस्या? आप ब्लूप्रिंट की भाषा पर ही गौर करें। घड़ी का गुलाम होना बंद करें। अगर घड़ी का गुलाम होना इतनी ही बुरी चीज है, तो एक सिस्टम डिजाइनर का पूरा व्यवसाय मॉडल इस बात पर कैसे टिक सकता है कि वो दूसरों को घड़ी का गुलाम बनाए रखे? लेकिन वो अपनी मर्जी से। आप कह रही हैं कि हर कोई उद्यमी नहीं बनना चाहता। ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन जो लोग उस सिस्टम में वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये ब्लूप्रिंट कोई समाधान देता है क्या? मेरा तर्क ये है कि ये ब्लूप्रिंट एक बहुत ही व्यक्तिगत समाधान है, कोई प्रणालीगत या सिस्टमिक समाधान नहीं है। ये आपको बताता है कि पिरामिड के नीचे से निकलकर ऊपर कैसे पहुंचे, लेकिन ये सत्य को स्वीकार ही नहीं करता कि पिरामिड का अस्तित्व ही नीचे वाले लोगों की उपस्थिति पर निर्भर है। वो एक दिलचस्प दार्शनिक बिंदु है,
लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये ब्लूप्रिंट ना मैक्रो इकोनॉमिक्स की कोई किताब नहीं है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को सुधारने का दावा करती हो। वो तो है। ये एक इंडिविजुअल सर्वाइवल गाइड है। मतलब ये एक व्यक्ति को बता रहा है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था के नियम कैसे काम करते हैं और आप उनका उपयोग अपने लाभ के लिए कैसे कर सकते हैं। और जब व्यक्तिगत अस्तित्व की बात आती है ना, तो मुझे लगता है कि हमें इस ब्लूप्रिंट के सबसे गहरे और सबसे व्यावहारिक सिद्धांत की ओर बढ़ना चाहिए, जो है 80% का नियम, जिसे स्रोत में हारा हाचीबू से जोड़ा गया है। अच्छा, वो जापानीज खाने वाला नियम? बिल्कुल। ओकिनावा जापान में हारा हाचीबू नाम की एक बहुत ही पुरानी सांस्कृतिक प्रथा है, जिसका अर्थ है तब तक खाना जब तक आपका पेट 80% भर ना जाए। मैंने सुना है इसके बारे में। इसके पीछे का जो जीव विज्ञान है वो ये है कि आपके पेट से आपके दिमाग तक ये संदेश पहुंचने में करीब 20 मिनट लगते हैं कि आप भर चुके हैं। तो अगर आप 100% तक खाते हैं तो वास्तव में आप ओवरईट कर चुके होते हैं। सही बात है। ब्लूप्रिंट इसी जैविक सिद्धांत को व्यक्तिगत वित्त यानी पर्सनल फाइनेंस पर लागू करता है। ये कहता है कि आपको अपनी आय के 80% पर जीना सीखना चाहिए, जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। अधिकांश लोग अपनी आय का 100% खर्च कर देते हैं। वो पार्किंसंस लॉ ऑफ मनी के शिकार होते हैं, जो ये कहता है कि आपका खर्चा आपकी आय के स्तर तक अपने आप बढ़ जाता है। मतलब आप चाहे 50,000 कमाएं या 5 लाख, आप सब खर्च कर देंगे। और आप इस 20% के अंतर को ही वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी मानती हैं? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है। ये 20% का मार्जिन ना आपके लीवरेज सिस्टम्स को ईंधन देता है, फ्यूल देता है। जब आपके पास वो 20% का बफर होता है तो आप हर महीने के अंत में घबराते नहीं हैं। ये आपको वो मानसिक शांति देता है जिससे आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं या अपनी पाइपलाइन बनाने में निवेश कर सकते हैं। 80% पर जीना कोई सिर्फ गणित का समीकरण नहीं है। ये एक सचेत आदत है जो आपको उस चूहे दौड़, उस रैट रेस से बाहर निकालती है। देखिए, ये सिद्धांत बहुत ही तार्किक लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। और पार्किंसंस लॉ के संदर्भ में उच्च आय वाले जो लोग हैं उनके लिए ये बिल्कुल सच है। लेकिन आप फिर से एक बहुत बड़ी धारणा, एक अजम्पशन बना रही हैं। वो क्या? 80% पर जीने का ये नियम ये मान के चलता है कि व्यक्ति की 100% आय उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से बहुत अधिक है। मैं ये नहीं कह रही कि ये आसान है। बात आसान होने की नहीं है, ये व्यावहारिकता की बात है। जो व्यक्ति मिनिमम वेज पर काम कर रहा है, जिसके लिए उसकी पूरी आय ही जीवन यापन के लिए कम पड़ती है, मतलब किराया, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा खर्च, उसके लिए तो पार्किंसंस लॉ काम नहीं कर रहा ना। वो इसलिए खर्च नहीं कर रहा क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल बढ़ गई है। वो इसलिए खर्च कर रहा है क्योंकि सर्वाइवल ही आज के टाइम में इतना महंगा है। हाँ, महंगाई तो है। तो ऐसे में किसी से ये कहना कि अरे आप बस 80% में गुजारा करें और 20% का निवेश करें, एक विशेषाधिकार को, एक प्रिविलेज को सामान्य बात मान लेने जैसा है। उस 20% का निवेश करना कई लोगों के लिए महज एक निर्णय नहीं है, बल्कि एक ऐसी विलासिता है जो उनके पास है ही नहीं। मैं आपकी बात की सामाजिक पहलू को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ। जाहिर है एक बुनियादी आय स्तर तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर हम ये मान लें कि मेरी पूरी आय खर्च हो जाती है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हम उसी वर्कर मानसिकता में फंसे रह जाएंगे। तो वो क्या करे? ब्लूप्रिंट ये नहीं कहता कि आपको रातों रात 20% बचाना शुरू कर देना है। ये मार्जिन की आदत बनाने के बारे में है। मतलब यदि आप आज 100% पर हैं, तो क्या आप अपने खर्चों का थोड़ा सा ऑडिट करके उसे 98% पर ला सकते हैं? 2%। हाँ, और जो 2% बचता है, क्या आप उससे इंटरनेट पर कोई फ्री कोर्स करके एक नई स्केलेबल स्किल सीख सकते हैं? ब्लूप्रिंट स्पष्ट रूप से कहता है कि बदलाव असुविधाजनक होगा। ये असुविधा कोई सजा नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि आप उस पिंजरे की सलाखों को धकेल रहे हैं। ये एक दिशा है। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि लोगों को कोशिश नहीं करनी चाहिए या अपनी परिस्थितियों के आगे हार मान लेनी चाहिए। हाँ, मेरा मुख्य प्रतिवाद ये है कि ये ब्लूप्रिंट धन निर्माण की प्रक्रिया को थोड़ा बहुत अधिक क्लीन या साफ सुथरा दिखाता है। जब ब्लूप्रिंट कहता है कि धन कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक डिजाइन किया गया परिणाम है, तो ये अनजाने में उन लोगों पर दोष मढ़ता है जो जीवन भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद गरीब रह जाते हैं।
या उनकी परिस्थितियों, आर्थिक मंदी या जो व्यवस्थागत बाधाएं हैं उन्हें बस व्यक्तिगत विफलता मान लेता है। लीवरेज एक शक्तिशाली उपकरण है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस उपकरण को पकड़ने का हैंडल हर किसी की पहुंच में नहीं होता। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आज इंटरनेट के कारण इस उपकरण तक पहुंच इतिहास में किसी भी अन्य समय की तुलना में सबसे अधिक डेमोक्रेटाइज्ड हो गई है? हाँ, वो तो है। मतलब आज से 20 साल पहले सोचिए, अगर आपको अपनी क्षमता को स्केल करना था तो आपको एक फैक्ट्री लगानी पड़ती थी, बैंकों से करोड़ों का लोन लेना पड़ता था और हजारों कर्मचारियों को काम पर रखना पड़ता था। बिल्कुल, वो बहुत मुश्किल था। वो वास्तव में केवल अमीरों का खेल था। लेकिन आज एक साधारण व्यक्ति जिसके पास केवल एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन है, वो जीरो मार्जिनल कॉस्ट पर एक डिजिटल उत्पाद बना सकता है और पूरी दुनिया में बेच सकता है। उसे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल अपनी स्किल को पहचानना है और उसे ऑटोमेट करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि तकनीक ने जो बाधाएं हैं, जो बैरियर्स टू एंट्री हैं, उन्हें बहुत कम किया है। एक व्यक्ति आज अपने बेडरूम से जो कर सकता है, वो दशकों पहले अकल्पनीय था। बिल्कुल। इंटरनेट ने डिस्ट्रीब्यूशन को लगभग मुफ्त कर दिया है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये एक अभूतपूर्व अवसर है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन मुफ्त होने का मतलब ये नहीं है कि ध्यान जीतना यानी अटेंशन ग्रैब करना या वास्तविक मूल्य बनाना आसान हो गया है। कंपटीशन तो है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, डिजिटल अर्थव्यवस्था भौतिक अर्थव्यवस्था को खत्म नहीं करती, वो उस पर निर्भर करती है। अमेज़न एक शानदार डिजिटल एल्गोरिदम और ऑटोमेशन सिस्टम है, लेकिन उसे अंततः उन वेयरहाउस कर्मचारियों और डिलीवरी ड्राइवर्स की आवश्यकता तो होती है ना, जो उस भौतिक वस्तु को लीनियर टाइम में आप तक पहुंचाते हैं। आपकी इस बात में दम है कि भौतिक दुनिया को चलाया जाना जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहीं पर हमें अपने इस विमर्श को एक निष्कर्ष की ओर ले जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इस चर्चा ने ब्लूप्रिंट के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं को बहुत गहराई से छुआ है। अगर मैं अपनी स्थिति को संक्षेप में रखूं तो मेरा मानना दृढ़ है कि द फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट और इसकी लीवरेज के नियम आज की आर्थिक वास्तविकता से निपटने का सबसे तार्किक तरीका है। इनपुट और आउटपुट का पुराना समीकरण टूट चुका है। वर्कर से सिस्टम डिजाइनर की सोच में आना कोई स्वार्थ या दूसरों का शोषण नहीं है। ये खुद को उस 24 घंटे की सीमा से आजाद करने की गणितीय आवश्यकता है। एसेट्स बनाना, जीरो मार्जिनल कॉस्ट का उपयोग करना, तकनीक से काम को ऑटोमेट करना और 80% के नियम से अपने लिए एक सुरक्षा कवच बनाना, यही वो ब्लूप्रिंट है जो आपको वो आज़ादी देता है जहां आपका बैंक बैलेंस आपकी शारीरिक उपस्थिति का मोहताज नहीं रहता। और मेरी ओर से मैं इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं कि लीवरेज और कंपाउंडिंग की शक्ति निर्विवाद है। एक व्यक्ति के स्तर पर अपने समय को पैसे से अलग करने का प्रयास करना ही समझदारी है। हाँ, लेकिन मैं अपने इस मूल तर्क पर कायम हूं कि हम इस ब्लूप्रिंट को समाज की हर समस्या का सार्वभौमिक समाधान या यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं मान सकते। पीपल लिवरेज और स्केलेबिलिटी की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि यार एक पिरामिड में हर कोई शीर्ष पर नहीं हो सकता। किसी को तो जमीन पर रहकर वो जरूरी काम करना ही होगा जिसे स्केल नहीं किया जा सकता। ये ब्लूप्रिंट एक शानदार व्यक्तिगत रणनीति है, लेकिन ये इस तथ्य को नहीं बदलता कि जो लोग सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं उनकी आज़ादी अक्सर उस सिस्टम को चलाने वाले लोगों की मेहनत पर ही टिकी होती है। हालांकि इन असहमतियों के बावजूद हम दोनों इस बात पर तो निश्चित रूप से सहमत हैं कि पुरानी सोच पूरी तरह से विफल हो चुकी है। बिल्कुल। सिर्फ बैंक के बचत खाते में अपना रैखिक काम से कमाया पैसा रखकर आप कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। जैसा कि स्रोत भी स्पष्ट करता है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन चुपचाप उस पैसे की वैल्यू को हर दिन खा रही है। एकदम सही कहा। अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो वो हर दिन अपनी ताकत खो रहा है। अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाना, ऑटोमेशन का उपयोग करना और केवल एक सैलरी के भरोसे न रहना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। मनी लीवरेज का सिद्धांत, जहां आप अपने पैसे को एक कर्मचारी की तरह ट्रीट करते हैं जो बिना थके आपके लिए और पैसा बनाता है, ये किसी भी आर्थिक वर्ग के लिए एक आवश्यक समझ है। तो अंत में बात वहीं आकर ठहरती है जहां से हमने शुरुआत की थी, सफलता की भौतिकी और वो पुराना नियम। ये सच है कि एक भारी पत्थर को खिसकाने के लिए आपको बल लगाना पड़ता है,
लेकिन ये ब्लूप्रिंट हमें याद दिलाता है कि अगर आप सिर्फ बाहुबल का उपयोग करने के बजाय एक लीवर का इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप उसी पत्थर को बहुत कम मेहनत से मीलों दूर तक धकेल सकते हैं। और सवाल यह है कि क्या आप अपना लीवर खुद बनाने की स्थिति में हैं या आप अनजाने में किसी और के बड़े लीवर का महज एक हिस्सा बनकर रह गए हैं। और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज आपको छोड़ रहे हैं। जो दर्शक पहली बार इस ब्लूप्रिंट को समझ रहे हैं, क्या आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इन लीवरेज नियमों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? स्रोत सामग्री में और भी बहुत सी गहराई है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें आप खुद खोज सकते हैं। बिल्कुल, खुद एक्सप्लोर करें और ये देख सकते हैं कि वे आपकी व्यक्तिगत स्थिति में कैसे फिट बैठते हैं। उन पर विचार करें और अपने लिए तय करें कि आप सिस्टम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या अपने खुद की सिस्टम का डिजाइनर बनना चाहते हैं। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।